Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study the British Raj and India. Points to study: discover the sea route to India, establishment of the British Raj in India, revolt of 1857, results of the revolt. Ready, steady, start. People from many European countries like Portugal, France, Netherlands and Britain came in India for trading. Find out the names of some of them. ये आप खुद से करेंगे. Discovery of sea route to India. From time immemorial, India carried on an extensive trade, both maritime and overland with Europe. The products and manufacturers of India were in great demand in Europe. India had trade relations with the Arabs, the Greeks and the Romans in the past. But the struggle between the Turkish Empire and the European countries made it difficult for the European countries to trade with India. This compelled them to search for new trade routes टू इंडिया. ओके देखिए, इंडिया कैरी करता था एक्सटेंसिव ट्रेड, ठीक है, बोथ मैरीटाइम और ओवरलैंड, किसके साथ? यूरोप के साथ. तो जितने भी प्रोडक्ट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे यूरोप में. ओके, इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस थे वो होते थे अरब्स, ग्रीक्स और रोमन्स के साथ पास्ट में. ओके, लेकिन जो स्ट्रगल चल रहा था टर्किश एम्पायर और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया के साथ ट्रेड करना. ओके, तो उन्होंने कंपेल किया और सर्च किया ट्रेड रूट्स जो डायरेक्टली कहाँ जाते हो, इंडिया जाते हो. तो द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग न्यू ट्रेड रूट टू इंडिया गोज टू पोर्टुगीज. अ पोर्टुगीज नेविगेटर वास्को ड गामा सेल्ड फ्रॉम Portugal in 1497 with 3 little ships. He reached Calicut, Kerala in 1498. Thus, the long sought sea route to India was discovered. Okay, देखिए, जो इंडिया तक सी रूट जा सके, इसका जो क्रेडिट है उस टाइम पर दिया गया वास्को ड गामा को. ओके, वास्को ड गामा एक नेविगेटर था और वो जा रहे थे, तो जहाँ वो पहुँचे थे 1497 में 3 लिटिल शिप्स के साथ पहुँचे थे. तो वो कैलिकट पहुँचे थे केरला में 1498 में. ओके, तो वहाँ से सी रूट डिस्कवर किया गया था इंडिया तक का. ओके, नाउ एक्स्ट्रा शॉट्स. In 1487, Bartholomew Diaz was carried by storms past the Cape of Good Hope. His exploration pointed the way which Vasco da Gama followed 10 years later. Okay, देखिए 1487 में जो बार्थोलोम्यू डियाज थे, उन्होंने कैरी किया था पास्ट में स्टॉर्म्स. वो कैरी मतलब कि उन तक जब वो चल रहे थे तो स्टॉर्म्स वगैरह आए थे. ओके, तो उनकी जो एक्सप्लोरेशंस थी वो ये थी कि वास्को ड गामा को वो फॉलो कर सकते थे 10 years लेटर. मतलब कि उन्होंने जिस तरीके से वास्को ड गामा एक रूट तक पहुंचे थे, तो वो भी एक रूट तक पहुंचे थे 10 years लेटर. ओके, द स्पीसीज एंड कॉटन ट्रेडेड फ्रॉम इंडिया वर वेरी वैल्यूएबल in Europe. The Portuguese, British, French and Dutch all wanted to establish trade relations with India. They fought among themselves to control over the trade with India. But in the end, the British defeated all other powers and established trade relations with India. Okay, देखिए इंडिया में बहुत सारी स्पाइसेस, कॉटन ट्रेड, ये सारी चीज़ें होती थी जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती थी. ये सारी वैल्यूएबल आइटम्स हैं यूरोप में. ओके, तो जो पोर्टुगीज थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, डच थे, ये सब एक दूसरे से लड़ते थे क्योंकि सबको इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाने थे. ठीक है, तो जब ये एक दूसरे से लड़ रहे थे तो उस टाइम में जो जीते थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे. तो उन्होंने इनके साथ ट्रेड रिलेशंस बना लिए थे. ओके, ओरल स्किल्स. हु वॉज वास्को डी गामा? When did he reach India? What were the valuable items from India in the European market? ये आप खुद से करेंगे. Extra shots. Francisco de Almeida was the first governor of the Portuguese possession in India. Okay, जो फ्रांसिस्को डे अल्मेडिया थे वो पहले गवर्नर थे पोर्टुगीज पोजेशन के इंडिया में. ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया. In 1600, a body of London merchants applied to Queen Elizabeth for a charter granting them privilege of trading to the East. The Queen granted them a charter incorporating the East India Company under the title of the Governor and the Company of Merchants of London trading into the East Indies. Okay, देखिए
1600 में लंदन मर्चेंट्स ने अप्लाई किया था एलिजाबेथ जो कि क्वीन थी उनसे ये कहकर कि वो इंडिया के ईस्ट में आना चाहते हैं। ओके, तो उन्होंने ग्रांट किया था, उन्होंने उनको जो परमिशन दी थी कि आप यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइटल से आ सकते हैं, जो कि द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन आए हैं ट्रेडिंग के लिए ईस्ट इंडीज में। ओके, द कंपनी वॉज गिवन द एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट टू ट्रेड विद इंडिया फॉर 15 years. The company started its trade from Surat and gradually expanded it to the rest of the India, taking permission from the Mughal Emperor Jahangir. With the passage of time, the company grew greedier and greedier. Okay, देखिए, तो जो ये कंपनी आई थी, इन लोगों ने क्या किया, अपना ट्रेड स्टार्ट किया। ओके, तो जब उन्होंने ट्रेड, इनको ये परमिशन मिली थी 15 years तक के लिए कि आप यहाँ पे आ सकते हैं और 15 years तक ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था सूरत से। ओके, और सूरत से जब इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो ग्रेजुअली, मतलब कि धीरे धीरे इन्होंने इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी परमिशन ली मुगल एम्परर जो कि जहांगीर थे उनसे। ओके, तो लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये लोग क्या होते गए, ग्रीडियर, मतलब के लालची होते गए। ओके, इन 1707 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू क्रम्बल एंड इट डिड नॉट गो unnoticed for the long by the East Indian Company. The East Indian Company took the opportunity and started to expand its military power to gain control over different parts of India to do massive and uncontrollable trade. Okay, देखिए 1770 में औरंगजेब की जब डेथ हो गई थी तो उनके बाद जितने भी मुगल डायनेस्टी थी वो लोग ऐसे ही रह गए थे उनकी डेथ के बाद। ठीक है, तो जब देखा ये चीज़ छुपी नहीं ब्रिटिशर्स से, उनको ये चीज़ दिख रही थी कि औरंगजेब के बाद उनकी जो प्रजा है उनके ऊपर रूल करने के लिए कोई भी नहीं है, वो ऐसे ही हैं। ओके, सेल्फ गवर्न करने हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो सेना थी उसे बढ़ाया और इंडिया के जो पार्ट्स थे उन पर गवर्न करना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया। ओके, now the Battle of Plassey was an outcome of the East India Company's desire to control over Bengal. At the time, Bengal was the most prosperous state in India in terms of trade. The Battle of Plassey took place in the year 1757. In the Battle of Plassey, the Nawab of Bengal, Siraj-ud-Dowla, was defeated and killed. देखिए, Battle of Plassey जो थी वो एक आउटकम थी ईस्ट इंडिया कंपनी के डिज़ायर की। ठीक है, जिसमें उन्होंने उस टाइम पे जो बंगाल था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, उस टाइम पे ट्रेड जो सबसे ज़्यादा उसी एरिया से हो रहा था, इसीलिए ये बैटल जो थी वो की गई थी 1757 में। और उस प्लासे में, उस बैटल में क्या हुआ, जो नवाब थे बंगाल के जिनका नाम था सिराज-उद-दौला, उनकी डेथ हो गई थी। ओके, वो किल कर दिए गए थे। नाउ the Battle of Plassey made the English supreme in Bengal and in a sense endured their paramount power in India. चलो, बैटल ऑफ प्लासे जब वो जीते तो वहाँ से उन्होंने इंडिया में अपना जो एक तरीके से बोलते हैं ना गद्दी पर पैर रख देना कि अब ये मेरी है, तो वहाँ से उन्होंने वो चीज़ स्टार्ट कर दी थी कहीं ना कहीं। ओके, अनदर बैटल वॉज फोर्ट इन द ईयर 1764. दिस इज नोन एज द बैटल ऑफ बॉक्सर. इन दिस बैटल द ब्रिटिश डिफीटेड द जॉइंट फोर्सेस ऑफ मीर कासिम शौज-उद-दौला, द नवाब ऑफ ओध एंड द मुगल एम्परर शाह आलम एट बक्सर. देखिए, इसके बाद जो बैटल हुई थी उसको बोला गया था बैटल ऑफ बॉक्सर. वो हुई थी आपकी 1764 में और इसमें ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया था काफ़ी सारी फोर्सेस को, जिसमें थी आपकी मीर कासिम की फोर्स, शौज-उद-दौला की फोर्स, नवाब ऑफ ओध की फोर्स. ओके, The Battle of Boxer completed the work of Plassey and ensured British supremacy in Bengal and Bihar. The Battle of Boxer was a straight fight in which the English demonstrated their military superiority and established their claim to be considered as the conquerors of Bengal. The English did not only tighten their grip over Bengal but ensured the safety of its northwest frontier. This way, the British gradually became the ruler of इंडिया. देखिए,
बैटल ऑफ बक्सर जब हुई थी तब उन्होंने डिफीट किया था जितने भी उनके सामने जो मिलिट्री थी उनको, ठीक है। उसके बाद जो प्लासी थी उसमें भी यही चीज़ हुई थी। तो जब पहले के टाइम में क्या होता था, जब आप वॉर कर रहे हैं और वॉर करते हुए अगर जो सामने वाला टीम है वो हार जाता है तो उसकी जो लैंड है उस पर जीतने वाले का कब्जा हो जाता है। इसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कब्जा कर लिया था बंगाल और बिहार पे, और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया की लैंड पर। ओके, Revolt of 1857. The Revolt of 1857 is a very important landmark in a struggle of national freedom. In its origin, this mutiny was essentially a military rising caused by discontent in the Indian army. Dissatisfaction among the Indian soldiers in the British Army was due to many reasons. They were paid low salary than the British soldiers. They were denied higher positions in spite of their abilities. They were forced to go out of India to fight wars. They were not treated properly. Okay, देखिए 1857 में ये एक लैंडमार्क माना जाता है क्योंकि लोगों ने नेशनल फ्रीडम के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था। ओके, इस ओरिजिन में क्या हुआ था, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन पे आ गए थे। इंडियंस जो हैं, जैसे कि उनके जो सोल्जर्स हैं, जो उनकी आर्मी है, उनके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग या फिर राइट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही थी। जैसे कि उनको लो सैलरी दी जा रही थी ब्रिटिश सोल्जर्स के थ्रू। ओके, ब्रिटिश सोल्जर्स को जो सैलरी दी जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको वो सैलरी नहीं मिल रही थी, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी। उनके पास एबिलिटीज़ थी फिर भी उनको हायर पोजीशंस नहीं दी जा रही थी। ओके, और उन्हें प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा था। This revolt occurred at a time when, for various reasons, there was much social and political discontent, and the mutineers were promptly joined by interested adventurers who tried to give it a particular direction to suit their own schemes. Okay, देखिए जो ब्रिटिशर्स थे वो मेनली क्या कर रहे थे, वो अपनी खुद के रूल्स बना रहे थे, अपनी खुद की स्कीम्स बना रहे थे, जिनके थ्रू वो क्या चाह रहे थे कि उनकी जो भी सेटिस्फैक्ट्री नीड्स है, जो भी वो चाहें इंडियन से वो करा सकें। ओके, तो वो इस हिसाब से चल रहे थे। कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट के क्या क्या कॉजेज हुए। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनेक्सेशन पॉलिसी of Lord Dalhousie was also responsible for the revolt. Doctrine of lapse was a policy devised by Lord Dalhousie in 1834. Then then Governor General of East India Company, it empowered the company to take control of the state whose ruler had died without leaving an heir. Adaptation was forbidden for the rulers who did not have their successor. Okay, देखिए नाउ यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है उसका इंट्रोडक्शन किया गया था। ओके, लॉर्ड डलहाउजी के द्वारा 1834 में। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी एक प्लेस है, ओके, एरिया है, और वहाँ का जो एम्परर है उनकी डेथ हो गई है और उनका कोई हायर नहीं है, मतलब उनके बाद उस प्लेस पर रहने के लिए कोई हायर नहीं है, उस पर रूल करने के लिए नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, उस एरिया को कंक्वर कर लेंगे, उस पर उसका कब्जा कर लेंगे। ओके, इट अलार्म्ड द ruling classes and the general belief gained a ground that the British had embarked upon an unscrupulous course of aggrandizement. ओके, देखिए इससे क्या हुआ, लोग जो इस तरीके से रह रहे थे, जिनका हायर नहीं है, ठीक है, वो लोग कहीं ना कहीं अवेकन हो गए थे। ओके, द फार्मर्स वर ग्रेटली ऑप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। द ब्रिटिश लेविड हेवी टैक्सेस ऑन द फार्मर्स एंड डिड नॉट गिव एनी रिलीफ इन द टाइम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट। द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स सच एज कॉटन एंड इंडिगो. It ultimately led to severe famine due to lack of staple crops. The farmers were also forced to sell the crops at lower prices and consequently they became poorer. Okay, देखिए फार्मर्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू, और उन पर दबाव डाला जा रहा था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करनी है, जैसे कि कॉटन और इंडिगो हो गई। ओके, क्योंकि कॉटन और इंडिगो दो ऐसी क्रॉप्स थे जिसका ट्रेड ज़्यादा हो रहा था और इंडिया के थ्रू उसे भेजा जा रहा था आउट ऑफ द कंट्री। ओके, तो इससे जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा कमा रहे थे और इंडियन फार्मर्स जो थे
वो स्टेपल क्रॉप्स जो थे वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो प्राइजेस थे और उनको जो पेमेंट हो रही थी वो भी बहुत ज़्यादा लो हो रही थी, और इस तरीके से जो पुअर फार्मर्स थे और भी ज़्यादा पुअर हो रहे थे. ओके, द आर्टिशंस ऑफ इंडिया वर ऑल्सो ग्रेटली अफेक्टेड बाय द ऑप्रेसिव पॉलिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश. The weavers of cotton and silk were forced to sell their cloth only in the British at the prices fixed by them. No one was allowed to sell above the fixed price. The defaulters were severely punished. Slowly, the Indian handloom industry was forced to close. देखिए, जो आर्टिशंस थे, ओके, इंडिया के जो आर्टिशंस थे वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे इससे, क्योंकि ब्रिटिशर उन पर भी ऑप्रेस कर रहे थे. ओके, जो वीवर्स थे कॉटन और सिल्क के, वो जो भी प्राइस ब्रिटिशर्स ने रखा गया था, तय किया था कि इसी प्राइस पर हम खरीदेंगे और तुम हमें ही बेचोगे. फार्मर्स को ये बोला गया था कि ये चीज़ तुम हमें ही बेचोगे, हमारे अलावा किसी को नहीं बेचोगे, और इसी इतने ही प्राइस में बेचोगे. तो ये चीज़ जब रखी गई थी तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, वो लोग उनके ऊपर ओप्रेस किया जा रहा था ये चीज़ कहीं ना कहीं. ओके, तो और जो डिफ़ॉल्टर्स थे जो इसके अगेंस्ट जा रहे थे उन्हें पनिश किया जा रहा था. इसी तरीके से स्लोली जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो इंडिया की जितनी भी हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ थी वो फोर्स करके क्लोज करा दी गई थी. ओके, Indian traders and industrialists were also deliberately destroyed by the British by imposing heavy taxes on industrial production and exports. तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने heavy taxes लगा दिए थे industrial productions पे और exports पे. ओके, the introduction of Western innovation had disturbed the mind of the ignorant people. The spread of English education, the construction of railway and the telegraph lines, legislations of the suppression of sati pratha and for the remarriage of widows, and the missionary activity fostered by officials. All this endangered a belief that the British were determined to convert the people Christianity. The cry was that religion was in danger. Okay, देखिए, अब इंट्रोडक्शन कराया जा रहा था वेस्टर्न कल्चर का. ओके, अब इनको बताया जा रहा था, इंग्लिश एजुकेशन बढ़ाई जा रही थी. ठीक है, रेलवेज कंस्ट्रक्ट कर दिए गए थे, टेलीग्राफ लाइंस आ गई थी, उसके अलावा सप्रेस किया जा रहा था सती प्रथा को. ठीक है, विडोज रीमैरिजेस आ गई थी. तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि इन सारी चीज़ों से इंडियन रिलीजन जो है उसको भी बाकी चीज़ों की तरह बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ यहाँ पे क्या लाई जाएगी, क्रिश्चियनिटी लाई जाएगी. ओके, देयर वर मैनी अनसेटिस्फैक्ट्री फीचर्स इन द इंडियन आर्मी दैट portended to crisis. Indian soldiers were paid less and discriminated against in each and every way. The constant extension of frontier involved their services in strange distant countries. They demanded extra allowances for serving in distant countries, and when these were refused, they became sullen. Their discontent was greatly dissatisfied when Lord Canning passed the General Service Enlistment Act, which imposed on the soldiers the obligation to serve wherever required. Okay, देखिए, अब यहाँ पे कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री फीचर्स आ गए थे इंडियन आर्मी, जो कि पहले से देख रही थी कि उनको लेस पेमेंट किया जा रहा था. ओके, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था हर वे में ब्रिटिश सोल्जर से. ओके, और जितने भी लोग थे उनकी जो सर्विसेज थी उन्हें क्या कहा जा रहा था, आप दूसरी कंट्री में जाके जॉब करें. ओके, दूसरी कंट्री में एज अ सोल्जर जाए और वहाँ को सर्व करें उनके लोगों को. तो ये जो चीज़ें थी ये सारी बढ़ाई जा रही थी, और जो इंडियंस थे वो इस चीज़ का रिफ्यूज़ कर रहे थे, और जब वो रिफ्यूज़ कर रहे थे तो उनको पनिश किया जा रहा था. ओके, तो एक लॉ पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के थ्रू. ठीक है, एक एक्ट पास किया था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जो ये बताता था कि जो सोल्जर्स हैं अगर वो किसी भी चीज़ को ऑब्लिगेट करेंगे, जो भी चीज़ उन्हें बताई गई है सर्व करनी है उन्हें, तो उन पर चीज़ें इम्पोज की जाएंगी. ओके, थोपी जाएंगी. ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कार्ट्रिज फॉर द एनफील्ड राइफल वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट. द रूमर वॉज स्प्रेड दैट द कार्ट्रिजेस वर गीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स with deliberate object of defiling the Hindus and the Muslim alike. The foils were needed to be torn by mouth to refill the rifles. It was
was an attack on the religious sentiments of the Hindus and the Muslim. The soldiers believed that the English were trying to make them Christians. A general alarm spread throughout the army and the soldiers broke into mutiny. देखिए, इंट्रोडक्शन जब हुआ न्यू कार्टलेज का, वो क्या था, एक एनफील्ड राइफल था, उसके लिए किया जा रहा था। तो जो र्यूमर था वो ये था, जो आप कार्ट्रिजेस बना रहे हैं उसे जो ग्रीस किया जा रहा है, वो ग्रीस किया जा रहा है काओ और पिग्स के फैट से। ओके, जब भी आप किसी एक रिफिल को राइफल में डालते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, उसे माउथ से टीयर करना पड़ता है। ओके, तो जब ये अफवाह फैली कि ये जो है, ये जो आप टीयर कर रहे हैं, ये इसमें क्या है, किस चीज़ का मांस है, इसमें गीस किया जा रहा है इसे काओ और पिग्स के मांस से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में एकदम से ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से रिवॉल्ट करने के लिए वो बिल्कुल रेडी थे, मुस्लिम्स और हिंदूज, क्योंकि उनके रिलीजन पर यहाँ पे बात आ गई थी। ठीक है, और सोल्जर्स को ये लग रहा था कि ये लोग हमें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, ब्रिटिश जो है ये हमें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। तो एक जनरल अलार्म था जो लोगों में स्प्रेड हो गया था और लोगों में बिल्कुल वो दंगे के लिए रेडी थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। The first spark in the revolt started at Meerut on 9 May 1857. One battalion of the Indian in British Army openly revolt against the British rule. Soon many kings, princes and nawabs also joined the revolt. Some Indian ruler like Nana Sahib, Tantia Tope, Rani Lakshmi Bai, Begum Hazrat Mahal united under the last मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। ओके, देखिए जो पहला स्पार्क था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस पूरे रिवॉल्ट का मीरठ से स्टार्ट हुआ था 9 मई 1857 में। ओके, तो जो बटालियंस थी जिन्होंने इस चीज़ को ज्वाइन किया था वो लोग कौन कौन थे, जैसे कि किंग्स थे, प्रिंसेस थे, नवाब्स थे। ओके, और फिर कुछ इंडियन रूलर्स थे जैसे कि नाना साहिब हो गया, तातिया तोपे हो गया, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। ओके, इन सब ने इन सारी चीज़ों को लीड किया था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। ओके, रानी लक्ष्मीबाई वाज अ यंग क्वीन ऑफ झांसी। शी ड्रेस लाइक अ सोल्जर एंड फोर्ट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, वो थी क्वीन थी झांसी की, वो सोल्जर्स की तरह ड्रेसअप करती थी और उन्होंने ब्रेवली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। Results of the revolt. The revolt spread very fast to large part of the northern India and then central India. Unfortunately, it could not become successful and was suppressed by the British Army. देखिए जो रिवॉल्ट है ये बहुत तेज़ी से बढ़ा था नॉर्दर्न इंडिया में, फिर सेंट्रल इंडिया में आया, लेकिन क्या हुआ, ये रिवोल्ट को ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया और लोगों को सप्रेस्ड कर दिया गया ब्रिटिश आर्मी के थ्रू। ओके, रोक दिया गया। लैक ऑफ यूनिटी अमंग द रेबल फोर्सेस वाज अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। पीपल वाज फाइटिंग फॉर देयर इंडिविजुअल गेन्स एंड डिड नॉट रिलेट कंप्लीटली टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एज अ होल। देखिए ये जो फेलियर था इसका मेन रीजन ये था कि लोगों में यूनिटी नहीं थी। जितने भी लोग गए थे वो अपने सेल्फ पर्पस से गए थे कि हमें इनसे फ्रीडम चाहिए, लेकिन बाकी जितने लोग थे वो तो गायब ही थे। तो जब सब एक साथ करके जाएंगे, एज अ यूनिटी करके जाएंगे, तब जाके एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो इसी वजह से ये एक फेलियर हो गया था। Lack of discipline, military training and lack of sophisticated weapons and equipments of Indian soldiers were also an important reason for the failure of the revolt. Okay, देखिए डिसिप्लिन का लैक होना, मिलिट्री का लैक होना, प्रॉपर आपके पास वेपन्स नहीं है, इंडियन सोल्जर्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से भी इस रिवोल्ट की फेलियर हुई थी। ओके, बहादुर शाह जफर, the leader of the revolt, was captured and exiled to Rangoon, while these two sons were shot dead. This ended the last empire of the Mughals. Okay, बहादुर शाह जफर जो थे उन्हें पकड़ लिया गया था और रंगून में मतलब एग्जाइल कर दी गई थी उनकी। ओके, तो उनके जो दो बेटे थे उनको मार दिया गया था और ये जो थे ये लास्ट एम्परर थे मुगल के। ओके, नाउ एक्स्ट्रा शॉर्ट, हेवलॉक एंड कोत्रम were the two prominent generals of the British who fought against the mutineers. ओके, ये जो लोग लड़ रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे अपने लिए, इनमें हेवलॉक और कोत्रम जो थे ये दो प्रोमिनेंट जनरल्स थे। ओके, नाउ
the most important result of the revolt of 1857 was the abolition of the role of East India Company over India. The power was now transferred directly to the crown. The transfer of the government from the company to the crown was announced that to the princes of the people of India, and the famous proclamation of Queen Victoria on 1st November 1858. It declared that the principles on which the government of India was to be conducted. But the revolt sowed the seeds of nationalism in the heart of Indians. They also believed that the British was not unbeatable. This inspiration kindled the struggle of India's इंडिपेंडेंस। ओके, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, इसके थ्रू जो रूल्स निकाले थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर, वो एबोलिश कर दिए गए थे। ओके, नाउ जो प्रिंसेस थी इंडिया की जो होने वाली थी, उनका नाम था क्वीन विक्टोरिया। 1 नवंबर 1858 को वो हुई थी, और यहीं से जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो डिक्लेयर किए गए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वो कंडक्ट किए गए थे। लेकिन जो रिवोल्ट हुआ था इसके थ्रू क्या हुआ था, जो लोग थे इंडिया के, उनके अंदर एक नेशनलिज्म चीज़ आ गई थी। ठीक है, उनके हार्ट्स में एक नेशनलिज्म चीज़ आ गई थी, और वो ये बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स को हराना इतना आसान नहीं है, उनको बीट करना आसान नहीं है। लेकिन इंस्पिरेशन उनमें आ गई थी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने के लिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, ओरल स्किल्स। हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासे? हु वॉज द लास्ट मुगल रूलर? When did the Battle of Boxer take place? ये आप खुद से करेंगे। Keywords: privilege, special right or advantage, crumble, break or fall apart, aggrandizement, increase in power, endanger, give rise to, portend, to be sign or warning of something wrong in future, mutiny, an open rebellion of soldier against authority. Let's recapitulate. India had trade relation with the Arabs, the Greeks and the Romans in the past. The Portuguese navigator Vasco da Gama discovered sea route to India. The Portuguese, British, French and Dutch all wanted to establish their relations with India. In 1707, after the death of Aurangzeb, the Mughal Empire started the crumble. The Battle of Plassey was an outcome of the East India Company's desire to control over the Bengal. The Battle of Boxer was fought in the year 1764. The revolt of 1857 is a very important landmark in the struggle of national freedom. The introduction of a new cartridge for the Enfield rifle was the immediate cause of revolt. Lack of the unity among the rebel forces was a strong reason for the failure of the revolt. The most important result of the revolt of 1857 was the abolition of the rule of East India Company over India. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।